गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है इंडक्टिव मेथड का। दिस इज़ द कॉमन मेथड। हम पहले कई मेथड कर चुके हैं। ये जो मेथड है ये सोशल साइंस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स इन सभी में है। बेटा ये जो टीचिंग मेथड्स होते हैं ये सेम होते हैं ऑल सब्जेक्ट्स में। बस इसमें जो एग्ज़ाम्पल्स आते हैं वो आप सब्जेक्ट वाइज अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी ले सकते हैं, ठीक है। और जो इंडक्टिव मेथड है ये साइंस और मैथमेटिक्स का में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेथड और ग्रामर के लिए सर्वश्रेष्ठ मेथड माना गया है, ठीक है। और इसमें बेटा ये बताया गया है कि जो ये आगमन विधि है, इंडक्टिव मेथड को हम आगमन विधि भी कहते हैं। तो आगमन विधि के जो प्रतिपादक थे वो पेस्टालोजी व बेकन ने ये विधि दी है। बट बेटा मैंने एक दो जगह सर्च किया तो वहाँ अरस्तू का नाम भी आया है इस विधि में, ठीक है। तो अगर आपके एग्ज़ाम्स में आता है तो अगर पेस्टालोजी नहीं है, अरस्तू है, तो आप वो भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इंडक्टिव मेथड में जो अनुभवों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा, एग्जाम्पल्स के थ्रू विस्तृत अध्ययन करके उनके जो नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, ये नियम बनते हैं। और इस मेथड के द्वारा जो टीचर्स है स्टूडेंट्स के सामने कुछ परिस्थितियाँ, क्रियाएं व एग्जाम्पल को प्रेजेंट करता है और इस क्रियाओं द्वारा स्टूडेंट तार्किक ढंग से सोचकर नियम तक पहुंच जाता है। यानी कि जो उन्हें एग्जाम्पल दिए जाते हैं या जैसे कि मान लो उदाहरण दिए जाते हैं तो उन उदाहरणों को लेते लेते वो अपने यानी कि नियम तक अपना हर कार्य को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस मेथड को यानी कि इफ़ेक्टिव मेथड भी कहा जाता है। प्राथमिक लेवल पे अगर देखा जाए तो ये जो इंडक्टिव मेथड है ये इफ़ेक्टिव मेथड है, ठीक है। और इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर जो चिंतन की शक्ति है वो बढ़ती है, ठीक है बेटा। इंडक्टिव अप्रोच एंड इंडक्टिव अप्रोच टीचिंग लैंग्वेज स्टार्ट विद एग्जांपल्स। कि जो इंडक्टिव विधि है उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों और घटनाओं को निरीक्षण और विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। यानी कि उसमें निरीक्षण करके, जैसे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस में हम जब तक रिसर्च वर्क नहीं करते हैं तब तक हम अपने उसका विश्लेषण नहीं दे सकते। उस सामान्य नियमों और सिद्धांतों का निर्माण के द्वारा होता है कि इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिसमें लर्नर रूल्स देन एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिस, इसमें क्रियाओं द्वारा, उदाहरणों के द्वारा और प्रैक्टिस के द्वारा उस क्रिया तक, निरीक्षण तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये जो अप्रोच है बेटा, इसमें सबसे पहले जो टीचर है अपनी यानी कि कोई भी एग्ज़ाम्पल देता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप टीचिंग क्लासेस के लिए जाएंगे ना, तो उसमें आप जब क्लास में जाएंगे कोई अपना जो टॉपिक प्रेजेंट करने से पहले उन्हें एग्ज़ाम्पल पूछें। मान लो कि अब साइंस का गुरुत्वाकर्षण का है, आप पढ़ा रहे हो गुरुत्वाकर्षण आज आपका टॉपिक है, तो आप उसमें पहले एग्ज़ाम्पल के थ्रू बच्चों को, उदाहरणों के थ्रू स्टार्टिंग में समझाओगे। जैसे कि अब मान लो कि आपने गेंद को उछाला तो जो धरती या गुरुत्वाकर्षण के कारण जो चीज़ उछाली जाती है तो वापस वो धरती पर ही आती है। अगर बच्चा पेड़ पर चढ़ता है तो जब वो गिरता है तो वो धरती पर ही गिरता है, बीच में नहीं लटकता है। तो ये ऐसे उदाहरण दे के आप अपने टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो उसी एग्ज़ाम्पल को लेते लेते आप चैप्टर पढ़ाएंगे तो बच्चों एंड तक उस नियम तक पहुंच जाएंगे और उस एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू वो सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। यानी कि ये स्पेसिफिक टू जर्नल, नॉन टू अननोन, फॉर एग्ज़ाम्पल टू रूल, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, नियम पर आधारित होता है इंडक्टिव मेथड,
ठीक है बेटा। और जैसे मैंने बताया ये इंडक्टिव मेथड जो मैथमेटिक्स, साइंस और ग्रामर के लिए बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है। और ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल का ये जो इस मेथड के द्वारा बच्चों के अंदर जो चिंतन शक्ति का विकास होता है। ठीक है बेटा। अगर इसमें हम अब नेक्स्ट स्टेप्स की बात करेंगे, स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि के जो पद हैं, एग्जाम्पल और एक्टिव, उदाहरण या क्रियाएं। अब जैसे कि ये उदाहरण देख के हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अब साइंस वाले में ऐसे मैथमेटिक्स में अगर उदाहरण देने हो तो बच्चों को, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर बच्चों को अपने प्लस माइनस के सम समझाने हैं, ठीक है, आजकल तो फ्लैश कार्ड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं ना। तो मान लो कि अब आपने इंट्रोड्यूस करवाना है आज मल्टीप्लिकेशंस या ये सब्ट्रैक्शंस हैं, ऐसी चीज़ें, और एडिशन है, तो आप एग्ज़ाम्पल कैसे देंगे? एग्ज़ाम्पल के थ्रू बच्चों को समझाएंगे। जैसे कि बेटा जैसे कि 2 बच्चे खड़े करती है तो ये 2 + 2 कितने हो गए, काउंट करो 4। तो ऐसे एग्ज़ाम्पल के थ्रू, या फिर अगर हमने उनको जो हमारे शेप्स हैं उनको समझाना, तो वो शेप्स के थ्रू भी हम बच्चों को साइड्स के थ्रू उन बच्चों को एग्ज़ाम्पल के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर कोई क्रिया करवा के। ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, उदाहरणों को बच्चों का अवलोकन होगा, उससे उनका निरीक्षण होगा, बच्चा उस चीज़ को उदाहरण के थ्रू उस चीज़ को ग्रहण करेगा। ठीक है। फिर उससे क्या होगा, फिर सामान्यकरण की ओर पहुँचेगा। अंतर क्रियाएँ करते करते वो फाइनल तक पहुँच जाएंगे। फिर टेस्टिंग होगी, फिर वेरिफिकेशन होगी, परीक्षण और सत्यापन किया जाएगा उनका। ठीक है। जो उन्होंने सीखा है उनका फिर उनको परीक्षण के द्वारा उनसे पूछा जाएगा, उनका सत्यापन यानी कि उनकी वैल्यूएशन की जाएगी। ठीक है। पहले एग्जाम्पल दिए जाएंगे, क्रियाएं करवाई जाएंगी उनके अंदर, फिर ऑब्जर्वेशन होगी, अवलोकन होगा, जैसे क्वेश्चंस पूछ लिए, जैसे कि मैंने, ऐसे ही होगा बेटा। आप जब टीपी देंगे ना, जैसे स्टेप पहले हमारा यही होगा कि हम एकदम इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे अपने सब्जेक्ट टॉपिक को, पहले हम उनसे क्वेश्चंस पुट करेंगे या फिर उदाहरण के थ्रू भी पूछ सकते हैं उनसे। जब आपने इंट्रोड्यूस करवा लिया अपना वो टॉपिक, देन हम बच्चे से उसी जो हम टॉपिक करवा रहे हैं उसके थ्रू बच्चों को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन के बाद हम उनकी बच्चों से क्वेश्चन पुट करेंगे, बच्चे का ऑब्जर्वेशन करेंगे कितना उनको समझ आए। ठीक है। फिर जर्नलाइजेशन होगी, उनकी सामान्यकरण होगा, अंतर्क्रियाएँ करते हुए पूछा जाएगा। फिर लास्ट में वो टेस्टिंग के द्वारा फाइनल तक पहुंच जाते हैं। ओके बेटा, आगे समझ। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ इंडक्टिव मेथड और डिसएडवांटेज ऑफ इंडक्टिव मेथड। इसमें क्या है बेटा, अगर हम गुणों की बात करें, इंडक्टिव मेथड जो है वो स्टूडेंट को नवीन ज्ञान खोजने का परीक्षण मिलता है। इससे क्या होता है, बच्चा अगर किसी चीज़ की उनको टॉपिक दिया गया है, कोई प्रैक्टिस करने के लिए या रिसर्च वर्क करने के लिए दिया गया है, जब प्रेजेंटेशन ही ले लो आप लोग, जब प्रेजेंटेशन के लिए दिया जाता है तो बच्चों को कोई नई नई चीज़ें खोजने का प्रशिक्षण मिलता है। ठीक है। हम सोचते हैं ना, हम आपको कोई ऐसा देते हैं, आप सोचते हैं कि मैं ऐसा क्लास में अच्छा प्रेजेंट करूं ताकि दूसरों से अच्छा, तो इससे क्या होता है, आपके अंदर नई नई खोजने की प्रशिक्षण मिलता है, और ये आपके नए तथ्यों को खोजने के लिए प्रेरित करता है। ये मेथड जो है टीचिंग के लिए एक मनोवैज्ञानिक विधि मानी गई है। ठीक है बेटा। इससे क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद learning becomes more interesting at the outset because we begin with the experience of our student and it help the development of our learner high order thinking skills। इससे क्या होता है, बच्चा जब तक सोचेगा उनकी थिंकिंग लेवल बढ़ेगा ना, जब वो उदाहरण और क्रियाओं के, तो इससे क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सरल से जटिल चलकर मूर्त उदाहरण द्वारा बालक जो है जो मान्य नियम है निकलवाए जाते हैं। इससे उनके जो अंदर रचनात्मक और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आदि जो गुण हैं उनका विकास होता है। ठीक है। उदाहरणों के थ्रू दिया जाता है,
क्रियाओं के थ्रू उनसे काम करवाया जाता है। ये इससे क्या होता है, उनके जो रचनात्मक और चिंतन और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है। और इस मेथड के द्वारा जो बालक के जो सीखने का स्तर है वो इतना पार चला जाता है कि कई बार बच्चा जो इंटेलिजेंट होते हैं ना वो अपनी एज से ज़्यादा सोच जाते हैं। देखा होगा कई बच्चे जो होते हैं अपनी एज से ज़्यादा अच्छा काम कर जाते हैं। तो ये जो उसका जो ये स्तर है सीखने का स्तर वो बच्चों से भी पार चला जाता है और टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव बनती है। इससे क्या होगा, जो बच्चा प्रेजेंट करेगा उस चीज़ को, उससे जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव बनेगी और जिससे ज्ञान स्वयं बालक का खोजा हुआ ज्ञान होता है और वो जो चीज़ उसने प्रेजेंट की है ना वो उसकी खुद की होती है। हेरोस्टिक विधि में लर्निंग बाय डूइंग थी ना, बच्चा खुद टीचर ने प्रॉब्लम दे दी और उसके बाद वो खुद उससे रिसर्च वर्क करके सब कुछ करने के बाद उसका जो ज्ञान है वो खुद प्रेजेंट होकर आता है ना सामने। ऐसे ही इसमें उदाहरणों के थ्रू, उसमें तो टीचर हेल्प नहीं करता लेकिन इसमें टीचर उदाहरणों के थ्रू क्रियाओं के थ्रू देने के बाद बच्चों के सामने जो लास्ट जो टेस्टिंग होती है उनका जो प्रेजेंट किया जाता है वो बच्चों का होता है। तो इससे क्या होता है, जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव बनती है और इससे जो इसका जो ज्ञान है स्वयं बालक खुद खोजता है और ऐसा ज्ञान उनके मस्तिष्क का वो स्थायी अंग बन जाता है। जैसे उसमें बात हुई थी ना कि जो बच्चा कार्य करता है, सेल्फ वर्क करता है, जो लर्निंग बाय डूइंग में वो जो कार्य है उनकी अंग बन जाता है क्योंकि वो उसको भूलेगा नहीं क्योंकि वो उसका खुद का किया हुआ कार्य है। ठीक है। और उदाहरण एग्जांपल्स के थ्रू और एक्टिविटीज़ के थ्रू जो हम सिखाते हैं, ठीक है, उससे वो बच्चा ज़्यादा सीखता है और ये जो मेथड है ये एक नेचुरल मेथड बन जाएगा। ठीक है, एक नेचुरल मेथड है क्योंकि इसमें जो हम एग्जांपल्स लेते हैं वो बच्चों की रियल लाइफ के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि ग्रामर में करवाएंगे बच्चों को, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, इन सभी को हम बच्चों की रियल लाइफ के साथ रिलेट करके भी पढ़ा सकते हैं। इससे क्या हुआ, बच्चा जल्दी सीखेगा। अब विशेषण है, उसके बारे में एग्जाम्पल दे दिया। आजकल तो ऐसे ही करवाते हैं टीचिंग में। अगर आप भी ग्रामर वर्क का कोई पोर्शन लेंगे तो उसमें आप एग्जाम्पल के, जो सेब है वो लाल रंग का है, जो लाल क्या है उसकी विशेषता है। ठीक है। मोहन गा रहा है या मोहन दौड़ रहा है तो वो दौड़ क्या है, क्रिया है। तो इसके थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बच्चों को उस चीज़ के बारे में समझा सकते हैं। ठीक है, ये तो है इनके एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज की हम बात करें तो इस विधि में जो टाइम है कंज्यूम अधिक लगता है, कंज्यूम है, लॉन्ग टाइम है इसमें। यानी कि सोचने के लिए, उदाहरण के लिए मान लो कि अगर आज हमने टॉपिक शुरू किया, कई बार ऐसा होता है कि अगर क्लास में हम चीज़ को समझाना चाहते हैं, वो चीज़ समझाते समय इतनी लंबी चली जाती है तो वो यानी कि जो टॉपिक शुरू नहीं हो पाता। यानी कि 45 मिनट्स का अगर पीरियड है तो उसमें उदाहरण एग्जाम्पल्स, क्योंकि बच्चों से भी पूछे जाते हैं, उनके भी व्यूज़ लिए जाते हैं, तो अधिक समय लगता है। सीखने में शक्ति की अधिकतमता होती है और ये जो विधि है छोटे बालकों के लिए नहीं है। उन्हें हम एग्जाम्पल, उदाहरणों के थ्रू नहीं समझा सकते क्योंकि वो भी उन्हें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है। ठीक है। इसका प्रयोग बड़े बच्चों के लिए किया जाता है और ये जो है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी गई है। और ये जो मेथड है ये अपने आप में एक अपूर्ण है। खोजे हुए सत्य को परख करने के लिए इंडक्टिव मेथड की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब सोशल साइंस के माने हिस्ट्री है ना हमारी, अगर हिस्ट्री में जो जैसे कि अब एजुकेशन टूर लेके जाते हैं ना बच्चों, तो हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाए जाते हैं तो अपनी उदाहरण देके उनको समझाया जाता है। एज प्रेजेंट यानी कि खोजे हुए सत्य को परख करने के लिए निगम विधि का प्रयोग किया जाता है और इस विधि का प्रयोग करते समय जो टीचर्स है वो उदाहरणों, जो क्वेश्चन का प्रयोग करेगा वो बच्चों के लेवल के हिसाब से करेगा, उससे बढ़ के हम उनसे नहीं कर सकते बात। अगर 3rd लेवल का है, अगर 5th लेवल का है तो उनसे हम 8th लेवल के एग्जाम्पल्स की बात नहीं कर सकते। हमें उनके IQ लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस पुट करने होंगे। ठीक है। उनसे क्या होगा, बालकों का जो मेंटली डेवलपमेंट है वो
बढ़ता है और यानी कि मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए हमें ये कार्य करना चाहिए। और ये जो विधि है नवीन ज्ञान को सीखने में उत्सुकता निरंतर बढ़ती रहेगी। ठीक है, इसमें जो बात की गई है इफ़ेक्टिव स्किल ऑन पार्ट ऑफ द टीचर, यानी कि इसमें ज़्यादातर डिमांड है एक्सपर्ट टीचर्स की, जो उन्हें एग्ज़ाम्पल दें, एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू उनको ये सारी चीज़ों का ज्ञान दें। ठीक है बेटा, ये तो थी हमारे इंडक्टिव मेथड, जिसमें हमने जो ये मेथड है ये स्पेसिफिक टू जर्नल, नो टू अननोन, फॉर एग्जांपल टू रूल पर आधारित होती है। ठीक है, और ये जो मेथड है ये पेस्टोलॉजी का के प्रतिपादक थे। ठीक है, और ये अनुभव और प्रयोग के उदाहरणों को विस्तृत करने के लिए विस्तृत अध्ययन करके उसको नियमबंधित बनाता है, यानी कि इसमें जो टीचर्स है स्टूडेंट को परिस्थिति क्रियाओं और एग्जाम्पल को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की इस विधि द्वारा उदाहरणों प्रयोग अध्ययन के द्वारा नियम निकाले जाते हैं, ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, जिससे शिक्षक छात्रों को अध्ययन कराता है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर व विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है बेटा, ये तो थे हमारे इंडक्टिव मेथड। कल हम करेंगे डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में उल्टा है। ठीक है, ये प्रमाण की ओर ये प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा। ठीक है, इंडक्टिव मेथड में टीचर उदाहरणों के थ्रू बच्चों को समझाते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे के अंदर रचनात्मक क्रियाओं का और सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है। और ये इंडक्टिव मेथड जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड माना गया है। ठीक है, और बेटा ये जो ये अदर सब्जेक्ट्स में भी जैसे कि हम रूल्स मेथड सेम होंगे, बस थोड़े जो एग्ज़ाम्पल हैं वो अलग अलग होंगे, चाहे मैथमेटिक्स की बात है चाहे साइंस की बात। अब साइंस में जैसे गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था, मान लो कि अगर लिक्विड के बारे में, भाप के बारे में भी अगर हमने बच्चों को बताना है तो हम बच्चों को एग्जांपल दे सकते हैं कि देखो बेटा ये स्टोव है, इसके ऊपर हमने बर्तन रखा है, इसमें हमने पानी डाला है। ठीक है, जब हम इसमें पानी डालते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो ये जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है। तो अगर हम एग्जांपल दें कि बच्चों ये देखो ये हमने स्टोव के ऊपर रखा, मैंने पर जलाया नहीं है, तो क्या ये भाप बन के उड़ेगा? तो बच्चे अपना आंसर देंगे नहीं उड़ेगा। फिर देन जब मैंने उसमें थोड़ी सी आग लगाई तो अब उड़ेगा? तब कई बच्चे बोलेंगे हाँ मैम ये उड़ेगा, आधे बच्चे नहीं बोलेंगे। यानी कि ऐसे धीरे धीरे लाइव एग्जांपल दे के बच्चों को उदाहरण दे के हम बच्चों को क्रियाओं के माध्यम से जो अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है बेटा, इससे क्या होगा बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। ओके, थैंक यू।